हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम चाइल्ड डेवलपमेंट में थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं। हमने जीन पियाजेट की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो डिस्कस कर ली है। लास्ट क्लास में हमने कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मोरलिटी क्या होती है, मोरल डायलेमा क्या होती है, मोरल रीजनिंग क्या होती है, नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा क्या होती है, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किया। उनकी थ्योरी की करेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, उन्होंने एज को इम्पोर्टेंस माना है, उन्होंने मैच्योरिटी को इम्पोर्टेंस दी है। वो कहते हैं कि बच्चे का जो नैतिक विकास है वो एक सीक्वेंस में होता है, वो यूनिवर्सल होता है। उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 लेवल्स की बात की है और 6 स्टेजेस की बात की है। आज की क्लास में हम इन लेवल्स और स्टेजेस का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि इन्होंने जो अपनी 3 स्टेजेस दी हैं, 3 लेवल्स दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं, ये किस बेस पर दिए हैं। कोहलबर्ग हैं वो जब उन्होंने क्या किया, कोहलबर्ग ने 72 बच्चों का सैंपल लिया। उन्होंने 72 बच्चे लिए जिनकी उम्र थी 4 से 16 वर्ष। 4 से 16 वर्ष के 72 बच्चे लिए और उनको उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। ये स्टोरी है, नहीं पूछी जाती है, लेकिन इस स्टोरी सुनने के बाद आपको ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी कि उन्होंने जो अपनी थ्योरी का बेस है वो इस स्टोरी को ही बनाया। उन्होंने इन 72 बच्चों को, जो 4 से 16 वर्ष के 72 बॉयज़ थे, उनको एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने स्टोरी सुनाई कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था। हिंज नाम के व्यक्ति की जो धर्मपत्नी थी वो बीमार थी और वो वेंटिलेटर पे थी। डॉक्टर ने उनको एक मेडिसिन सजेस्ट की कि आप जाकर ये मेडिसिन ले आएँ और उस मेडिसिन से ही उसकी जान बच सकती है, उसके अलावा उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर उसे वो मेडिसिन नहीं मिली तो। हाइंज है वो उस मेडिकल स्टोर वाले के पास गया और कहने लगा कि मुझे वो दवा चाहिए, आप मुझे वो दवा दे दीजिए। अब वो जो दवा की एक्चुअल कॉस्ट थी उससे वो 10 गुना ज़्यादा उसकी कॉस्ट बताकर उसने कहा, मान लीजिए वो दवा 100 रुपये की थी, लेकिन वो कह रहा है कि ये दवा मैं आपको 1000 रुपये में दूंगा। हिंज है वो एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास 1000 रुपये नहीं थे। उसने इधर उधर से वो 1000 रुपये कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिले। अब वो दोबारा उसके पास गया और कहा कि मेरे पास 500 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, लेकिन आप मुझे वो दवा दे दीजिए। अगर आपने वो दवा नहीं दी तो मेरी जो धर्मपत्नी है उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाला नहीं माना, उसने वो दवा नहीं दी। अब जो हिंज है वो टेंशन में था, वो मोरल डिलेमा में था कि उसे क्या करना है। अगर वो दवाई नहीं लेके आएगा तो उसकी धर्मपत्नी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर वो दवाई लेके आए तो वो कैसे लेके आए। ऐसे वो रात को बैठे बैठे विचार कर रहा था। उसने क्या किया, उसने गया मेडिकल स्टोर पर, वहाँ उसका ताला तोड़ा और वो मेडिसिन लेकर आ गया। मेडिसिन लाकर उसने डॉक्टर को दी। डॉक्टर ने वो मेडिसिन का यूज करके उसकी जो धर्मपत्नी थी उसको बचा लिया। ये स्टोरी सुनाई हिंज ने इन 72 बच्चों को और फिर उनसे कुछ सवाल किए। उनसे पूछा क्या हिंज को चोरी करना सही था, सही था तो क्यों सही था, और गलत था तो क्यों गलत था। अब उन्होंने देखा कि जो ये 4 से 16 वर्ष के बच्चे हैं उनका जो आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उसने बिल्कुल सही किया, अगर वो चोरी नहीं करता तो उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो जाती, और उनकी केयर करना एक हस्बैंड का हक होता है, एक हस्बैंड को कर्तव्य होता है कि वो उसका जीवन बचाए, तो उसने ठीक किया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उसने गलत किया क्योंकि उसने चोरी की है, चोरी करना बहुत गलत बात है, उसे पनिशमेंट हो सकती है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उसने चोरी किया तो किया, उसने गलत इसलिए किया क्योंकि उसे पाप लगेगा और वो दूसरों के अधिकार छीन रहा है, क्योंकि वो जो मेडिसिन थी वो उस मेडिकल स्टोर वाले ने इन्वेंट की थी, उसकी इतने सालों की मेहनत थी जो बर्बाद हो गई। ऐसे तो किसी की मेहनत को बर्बाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने देखा बच्चे अलग अलग तरह के आंसर दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक सिमिलरिटी थी, वो सिमिलरिटी थी एज के अकॉर्डिंग। उन्होंने देखा जो बच्चे 4 से 10 साल के बीच में हैं, उनके जो आंसर थे वो लगभग सेम थे। फिर उन्होंने देखा कि 10 से 13 वर्ष वाले जो बच्चे थे उनके आंसर्स सेम थे, और जो 13 से बड़े बच्चे थे, यानी 13 से 16 वर्ष कहें या 13 से 13 से अबू कहें, उन बच्चों के जो आंसर थे वो सिमिलर थे। तो उसी आधार पर इन्होंने ये 3 लेवल्स बनाए। उन्होंने कहा कि प्री कन्वेंशनल लेवल होता है जब बच्चा 4 से 10 वर्ष में होगा, कन्वेंशनल लेवल होगा जब बच्चा 10 से 13 वर्ष में होगा, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होगा जब 13 से 16
वर्ष में बच्चा होगा। और ये लेवल्स किस बेस पर बने, जो हिंज ने स्टोरी सुनाई थी उसके आंसर जो बच्चों को मिले, जो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन के जो आंसर किस किस तरह के आंसर मिल रहे हैं उसके बेस पे इन्होंने 3 लेवल्स दिए और हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस दी, हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस दी। जैसे प्री कन्वेंशनल जो लेवल है इसकी 2 स्टेज हैं। फर्स्ट आती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सेकंड आती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म। फिर जो थर्ड स्टेज आएगी गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ये सेकंड स्टेज कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस होंगी। फिर उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता। ये जो 2 स्टेजेस दी ये कौन से लेवल की थी, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की थी। हर एक स्टेज के 2-2 लेवल दिए उन्होंने अपनी थ्योरी में। ये आपको सीक्वेंस से याद रखना है। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल स्टेज आएगी, फिर कन्वेंशनल आएगी और फिर पोस्ट कन्वेंशनल आएगी। इसका जो कार्यकाल है, ये टाइम पीरियड है, ये भी आपको याद रखना है। प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 साल में होगी, कन्वेंशनल 10 से 13 में होगी, पोस्ट कन्वेंशनल 13 से 16 वर्ष में होगी। हर एक लेवल के 2-2 स्टेजेस होंगे, इनके भी नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम इन स्टेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेज आती है हमारी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब दंड एवं आज्ञा पालना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है बाय बर्थ बच्चा ना तो मोरल होता है और ना ही इमोरल होता है, ना तो वो नैतिक होता है और ना ही वो अनैतिक होता है। जब बच्चा समाज के, अपने पेरेंट्स के, अपने दोस्तों के कांटेक्ट में आता है तो बच्चे की मोरलिटी डेवलप होती है। जो कन्वेंशनल स्टेज से पहले प्री कन्वेंशनल स्टेज है, यहाँ पर जो नैतिकता है, जो मोरलिटी है, ये बाहरी रूप से संचालित होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्टेज में जो मोरलिटी है वो बाहरी रूप से संचालित होती है, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे की मोरलिटी है वो बाहरी रूप से संचालित होती है। बच्चे की खुद की मोरलिटी नहीं होती, उनके जो माता पिता, जो टीचर, जो उसके बड़े लोग हैं, वो जो चीज़ उसे सही या गलत कह रहे हैं, बच्चे सही और गलत उसी को मानते हैं। ये याद रखिएगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे की जो मोरलिटी है वो एक्सटर्नल रूप से गाइडेड होती है, बच्चे की इंटरनल मोरलिटी नहीं होती है। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जब बच्चा 0 से 4 साल का होता है तो ना वो मोरल है ना इमोरल है। जब बच्चा 4 से 6 वर्ष में होगा, या कई जगह आपको 4 से 7 वर्ष में मिलेगा, 4 से 7 वर्ष का बच्चा है वो कोई भी काम दंड पर आधारित करता है। अगर उसे ये पता है कि उसने ये काम किया तो उसे दंड मिलेगा तो वो ये काम नहीं करेगा। उसे ये लगा कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा, इसका मुझे कोई पुरस्कार मिलेगा, तो वो उस काम को करेगा। कोई काम नहीं कर रहा है कि दंड से बचने के लिए काम नहीं कर रहा है, और कोई काम कर रहा है तो वो पुरस्कार पाने के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर बच्चे का सही और गलत है वो दंड है वो निर्धारित करता है, पनिशमेंट निर्धारित करती है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड है वो निर्धारित करता है बच्चे का सही और गलत होना। बच्चे का अपना कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। जैसे हाइंज ने जब स्टोरी सुनाई थी तो जो बच्चे 4 से 7 वर्ष के थे उन्होंने कहा कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अगर उसने चोरी की तो उसे दंड मिलेगा। 4 से 7 वाले बच्चों ने ये कहा। तो यहाँ पर जो बच्चे की मोरलिटी है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पर। जो मोरलिटी है वो भारी रूप से संचालित होती है। जो माता पिता, जो पेरेंट्स, जो उसके टीचर्स, जो उसके बड़े हैं, जो उस चीज़ को सही कह रहे हैं तो उनके लिए सही है, और दूसरों ने अगर उसी बात को गलत कहा है तो वो बात उसके लिए गलत है। बच्चे का अपना यहाँ पर कोई भी मोरलिटी नहीं होती है फर्स्ट स्टेज में। हम दूसरी स्टेज की बात करें, दूसरी स्टेज आती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म, मतलब साधनात्मक सापेक्षता। ये जो सेकंड स्टेज है यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिविजुअल रिलेटिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा देन लेन की बात करता है, जैसे को तैसा। अगर तुम मेरा भला करोगे तो मैं तुम्हारा भला करूँगा, अगर तुम मेरा बुरा करोगे तो मैं तुम्हारा बुरा करूँगा। अगर तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी है तो मैं भी तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। ये क्या है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट की जो मेंटलिटी होती है वो बच्चे में सेकंड स्टेज में पाई जाती है। क्या होती है, टिट फॉर टैट। ये जो मेंटलिटी पाई जाती है ये बच्चे में सेकंड स्टेज में पाई जाती है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है,
कि अपना फ़ायदा देखता है कि मैं कोई भी काम करूँगा उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। हालांकि यहाँ पर जो दंड और पनिशमेंट है वो भी कहीं ना कहीं काम करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि मैं कोई भी काम करूँगा उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। बच्चा अपना फ़ायदा देखता है, कोई भी काम करेगा। अगर आप बच्चे को दुकान पे एक सामान लेने भेजते हैं तो बच्चा ये कहेगा कि उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। मुझे 5 रुपए की चॉकलेट मिलती है तो मैं जाऊँगा, नहीं मिलती है तो मैं नहीं जाऊँगा। बच्चा खुद का फ़ायदा देखता है कौन सी स्टेज में, जो सेकंड स्टेज होती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। होपफुली आपको प्री कन्वेंशनल स्टेज की दोनों प्री कन्वेंशनल लेवल की दोनों स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी। पहली है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। बच्चा कोई भी काम इसलिए करेगा ताकि उसे पुरस्कार मिले, कोई भी काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे पनिशमेंट से बचना है। वहाँ पर बच्चे की जो मोरलिटी है वो उसका दंड और पुरस्कार निर्धारित करता है, बच्चे की अपनी मोरलिटी नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म में बच्चा अपना फ़ायदा देखता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। बच्चा पर्सनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देता है। अब हम बात करें दूसरी लेवल की। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में थर्ड और फोर्थ स्टेज आएंगी गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। जब बच्चा 10 से 13 वर्ष में होगा, जब बच्चा लगभग 10 से 11 वर्ष में होगा, तो बच्चे में आपने देखा होगा बच्चा कोई भी काम इसलिए करेगा क्योंकि उसे सोसाइटी में उसे अच्छा दिखना है। वो कोई भी काम इसलिए अच्छा करेगा क्योंकि उसे ये दिखाना है कि मैं कितना अच्छा हूँ। कोई भी काम कर रहा है, लोग उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें। बच्चा प्रशंसा पाने के लिए, लोग उसे अच्छा कहें, इसके लिए वो कोई भी काम करता है। गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, उसको सोशल अप्रूवल की ज़रूरत होती है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे लोग अच्छा कहेंगे, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बच्चा दूसरों को नमस्कार भी इसलिए कर रहा है कि वो मुझे ये कहेगा कि वो बच्ची कितनी अच्छी है, वो मुझे नमस्ते कर रही है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर बच्चा खुद को अच्छा दिखाना चाहता है, सोशल अप्रूवल चाहिए होता है। नाइस गर्ल और गुड बॉय की स्टेज में जब बच्चा 10 से 11 वर्ष में होता है, बच्चे की जो मोरलिटी है वो सोसाइटी के नियम कानून कायदों पर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर तो उसके पेरेंट्स हैं, उसके बड़े हैं, वो कंट्रोल कर रहे थे। अब जब बच्चा कन्वेंशनल लेवल में आ जाता है, जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, परंपरागत जो चीज़ें चली आ रही, जो हमारी सोसाइटी ने, जो हमारे समाज ने जिन रीति रिवाजों को, जिन कस्टम्स को, जिन नियम कानून कायदों को बनाया है, बच्चा उनको फॉलो करता है। बच्चे को ये पता है कि मैं इस तरह का काम करूँगा तो सोसाइटी मुझे अच्छा कहेगी, और वो अच्छा दिखने के लिए वो कोई भी काम कर रहा होता है। जब बच्चा 10 से 13 साल के जो बच्चे थे, तो वो हिंज की स्टोरी में कह रहे हैं कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर उसने चोरी की है तो चोरी करना तो गलत बात है, चोरी करने से उसे पाप लगेगा, चोरी करना तो समाज के नियम कानून कायदों से बाहर है, इसलिए उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। जब बच्चा 4 से 10 में था तो वो कह रहा था कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे सज़ा मिलेगी। यहाँ पर वो सज़ा की बात नहीं करता है, कन्वेंशनल लेवल में कहता है कि समाज के जो नियम कानून कायदे हैं वो फिक्स हैं, उनको हमें फॉलो करना है, तो उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ये कन्वेंशनल लेवल में बच्चा कहेगा। कोई भी काम वो तब करेगा जब उसे सोशल अप्रूवल की ज़रूरत होती है कि सोसाइटी मुझे, मेरी तारीफ़ करेगी, मेरी प्रशंसा करेगी, मुझे अच्छा कहेगी। ये जो स्टेज होती है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल की। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज आती है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था। कुछ भी हो जाए, रूल्स हैं वो फिक्स होंगे। कुछ भी हो जाए, क्या है, रूल्स आर फिक्स्ड। जो हमारी समाज सोसाइटी ने जो रूल्स बना दिए वो फिक्स हैं, वो डिवाइन है, वो भगवान है, उनको चेंज नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो नियम फॉलो करने ही हैं। वो कहेंगे कि जो हाइंस था उसको चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चोरी करना है वो हमारे समाज के नियम कानून कायदों के विपरीत होती है, तो इसलिए उसे चोरी नहीं करनी। चाहे उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो जाए, उसकी जान चली जाए, लेकिन फिर भी उसे चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी जो मेहनत थी उसको ऐसे ही बर्बाद, जो उस मेडिसिन का खोज करता था उसकी मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। चोरी करना गलत बात है, चाहे उसकी धर्मपत्नी की वहाँ पर मृत्यु ही हो जाए। रूल्स हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर रेड लाइट है तो आपको रुकना है, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, रेड लाइट है तो आपको रुकना है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये बच्चा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता की स्टेज में कहता है
तो कन्वेंशनल स्टेज में दो स्टेजेस, कन्वेंशनल लेवल में दो स्टेजेस थी, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, ला एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये भी दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये जो सेकंड स्टेज थी यहाँ होता है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। फिर उसके बाद हमारी थर्ड लेवल आता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, पश्च परंपरागत। पश्च परंपरागत में जब बच्चा आता है तो वो कहता है कि जो भी सोसाइटी के नियम कानून कायदे जो चले आ रहे हैं वो फिक्स नहीं होते, वो डिवाइन नहीं होते, उनमें चेंज पॉसिबल है। यहाँ पर रूल्स हैं वो फिक्स नहीं होंगे, उनको हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रूल्स हैं वो हमारे लिए हैं, हम रूल्स के लिए नहीं। जब बच्चा कन्वेंशनल स्टेज में होता है तो वो कहता है कि हम रूल्स के लिए बने, जो रूल्स बन गए उनको हमें फॉलो करना ही करना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। लेकिन जब बच्चा पश्च परंपरागत स्टेज में आ जाता है तो बच्चा कहता है कि रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, रूल्स में चेंज पॉसिबल है। जहाँ पर भी मानवता की भलाई होती हो, जहाँ पर ज़्यादा लोगों की भलाई होती हो, वहाँ पर रूल्स को चेंज कर देना चाहिए। यही 5वीं स्टेज में होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। जहाँ पर एक बहुत बड़ी जनता का किसी रूल को चेंज कर देने में भलाई हो रही है तो उन रूल्स को चेंज कर देना चाहिए। रूल्स हैं वो फिक्स नहीं है, रूल्स में चेंज पॉसिबल है। एक बहुसंख्यक समाज के लिए जहाँ पर भी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स में चेंज कर सकते हैं। रूल्स हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। फिर आता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पर जो सार्वभौमिक नैतिकता की बात की जाती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो मोरलिटी हो वो एक्सट्रीम लेवल पर होती है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बुढ़ापे में भी आ जाए और उसमें ये यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल आ जाए। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है, ये बहुत कम लोगों में आती है। दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% लोगों में आते हैं, जो लोग अपने लाइफ का भी सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरों की भलाई के लिए। उसमें आती है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता। यहाँ पर जो मनुष्य हैं, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो सभी इस मोरलिटी पर आ गए थे, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। आजकल जो ज़्यादातर मोरलिटी है वो टिट फॉर टैट पर ही रह जाती है, जैसे को तैसा, तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, खुद के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, वो समाज के लिए सोचते हैं, सोसाइटी के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, एक हमारे नेशन की भलाई के लिए अपनी लाइफ तक न्योछावर कर देते हैं, अपने लिए वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। यहाँ पर जो मोरलिटी आती है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरलिटी होती है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। जितने भी फ्रीडम फाइटर हो गए, जो भी रोल मॉडल रहे, स्वामी विवेकानंद जी रहे, जो भी जिन्होंने भी अपनी लाइफ में समाज सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनकी जो नैतिकता है वो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल यानी सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता तक पहुंच गई थी। ये 6 स्टेजेस थी जिनकी चर्चा की थी किसने, कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चा गुड गर्ल और नाइस गर्ल, अपने आप को गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन होती है, वो कौन सी स्टेज की होती है। मतलब आपको स्टेजेस दे देगा और लेवल पूछ लेगा कि ये जो स्टेज है ये कौन से लेवल से रिलेटेड है, या फिर आपको कोई एग्जांपल दे देगा कि बच्चा ये कह रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को आपको फॉलो करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये कौन सी स्टेज की करेक्टरिस्टिक होती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चा टिट फॉर टैट की जो करेक्टरिस्टिक है वो कौन सी स्टेज में फॉलो करता है। बच्चे की जो मोरलिटी है वो बाहरी रूप से कहाँ कंट्रोल होती है, वो प्री कन्वेंशनल में होती है। और बच्चे की जो इंटरनल मोरलिटी होती है वो कौन सी स्टेज में आती है। बच्चे की खुद की जो मोरलिटी होती है वो कहाँ पर आती है, जब बच्चा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होता है, पश्च परंपरागत अवस्था में जब बच्चा होता है, बच्चे की खुद की मोरलिटी आती है। सही और गलत के बीच में वो खुद फर्क करता है। मोरल रीजनिंग पता होना चाहिए कि कोई भी हम तर्क दे रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है, उसकी नैतिक तर्कना क्या है, वो मोरल रीजनिंग होती है। मोरल डिलेमा दुविधा की स्टेज होती है। सही और गलत के बीच में जब हम ये नहीं पता लगा सकते कि क्या सही है क्या गलत है, जो असमंजस की जो स्टेज होती है उसको हम मोरल डिलेमा कहते हैं। सही और गलत का निर्धारण कर पाना ही मनुष्य की मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है। इस स्टेज का ये जो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट थ्योरी है, इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है। क्रिटिसिज्म किया है उन्हीं के स्टूडेंट गिलिगन ने, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनका इसी बात पे हुआ कि उन्होंने बेहतर जो बच्चे लिए वो सिर्फ बॉयज़ लिए, उन्होंने गर्ल्स को नहीं लिया, क्योंकि गर्ल्स की मॉरलिटी वो अलग होती है, बॉयज़ की मॉरलिटी है वो अलग होती है। दूसरा, इन्होंने समाज और सोसाइटी या कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं माना, बल्कि समाज, सोसाइटी और जो कल्चर है ये बच्चे की मॉरलिटी को पूरी तरह से प्रभावित करता है। जैसे समाज में बच्चा रहेगा, बच्चे की नैतिकता वैसे ही डेवलप होती है। ये कहते हैं कि जो बच्चे की नैतिकता है वो यूनिवर्सल होती है, ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सल नहीं होती है, वो समाज और सोसाइटी पर डिपेंडेंट होती है। फिर इसके बाद इनकी स्टेजेस की इसलिए भी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि जितनी भी स्टेजेस हैं ये एक दूसरे में मिक्सअप से लगती हैं। जब बच्चा 13 से 16 साल के कुछ बच्चे होते हैं वो कन्वेंशनल स्टेज दिखा रहे होते हैं, कुछ बच्चे 10 से 13 साल के हैं वो करेक्टरिस्टिक दिखा रहे होते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की, इसलिए भी इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। हालांकि जितनी भी थ्योरी है उनका क्रिटिसिज्म तो होता ही होता है, लेकिन ये थ्योरी है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। होपफुली आपको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजेट की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी करवाई मैंने, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी करवाई। तीसरी एबिंगहर्स्ट है, उनकी जो थ्योरी है वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार बेसिक आइडिया उसका दे दूंगी कि उन्होंने अपनी थ्योरी में किन किन चीज़ों की बात की थी, बाकी आपसे वहाँ से नहीं पूछा जा सकता है। बस आपको नाम याद रखने हैं। मोरल डेवलपमेंट पर काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट 3 थे। सबसे पहले काम करने वाले थे जीन पियाजेट, फिर उनके बाद कोहलबर्ग और फिर एबिंगहर्स्ट। ये 3 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट पर काम किया था। होपफुली आपको आज की क्लास में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।